तो गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका लेक्चर 2 में ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है और आज हम लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं इसका। एक बार देख लेते हैं कि पिछले जो हमने लेक्चर में क्या क्या डिस्कशंस करी थी। तो हमने जो स्टार्टिंग करी थी, ये नेम जो सजेस्ट करता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये होता क्या है। हमने बोला था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व हो और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो, उसको हम केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशंस आर द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे हमने बोला था कि ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस जब बनता है और उसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है तो हम बोलते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें हमने एग्जांपल लिया था कुकिंग ऑफ फूड का। हमने देखा था जिंक को डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जब मिक्स करते हैं तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ये इसकी हमने वर्ड इक्वेशन लिखने की कोशिश करी थी। फिर हमने इसकी एक डेफिनेशन बनाई थी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। सो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस in which original or old substances changes or transforms to new substances. Now ये एरो का मतलब है कि कुछ चेंज हुआ है और ये अगर चेंज केमिकल चेंज है तो ये केमिकल रिएक्शन है। इसमें ओल्ड सब्सटेंसेस न्यू सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज जो है इसमें नए बॉन्ड्स बनते हैं, इरिवर्सिबल होता है। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ भी रखा है। जो ट्रांसफॉर्म सब्सटेंस होता है, हाँ, इसमें हमने बोला था कि ओल्ड सब्सटेंस से न्यू सब्सटेंस बनता है और जो न्यू सब्सटेंस होता है उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है फ्रॉम ओल्ड सब्सटेंस। अभी आइडेंटिटी चेंज होने का मतलब है द न्यू सब्सटेंस और द ट्रांसफॉर्म सब्सटेंस हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज़। जैसे कि उसकी वो अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, उसका अटोमिक अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था सावरिंग ऑफ मिल्क। सावरिंग ऑफ मिल्क में हमने देखा था कि मिल्क की प्रॉपर्टी होती है कि स्वीट इन नेचर होता है, उसमें लैक्टोस होता है। जब मिल्क खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टोस जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ये वैसे अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है बट वैसे ही बता रहा हूँ। तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होना शुरू हो जाता है और उसका जो नेचर है वो भी सार हो जाता है। तो देयर इज चेंजेस इन प्रॉपर्टीज एज वेल एज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट आइडेंटिटी और केमिकल चेंजेस हुए होते हैं। अभी जैसे ये हमने एक और एग्जांपल पढ़ा था कि जिंक ग्रेन्यूल्स, एक हमारे पास मेटल होता है जिंक, इसके ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे ऐसे पीसीज, दानेदार पीसेस को हमने लिया और उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। जब उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो उन दोनों के बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसके अंदर जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अभी रिलीज हुई मतलब ये दोनों जो थे ये नए प्रोडक्ट्स थे, ये दोनों ओल्ड प्रोडक्ट्स थे। अभी फिर हमने उनकी टर्मिनोलॉजी, ये बहुत बेसिक है, ओल्ड प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट। हमने कहा कि एरो के इस तरफ जो जिन प्रोडक्ट्स की रिएक्शन में यूज़ होते हैं, जो जिनको हम रिएक्शन कराते हैं जिनकी, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। सो व्हाट वी सेड दैट द सब्सटेंसेस which are used or taken part in the reaction are called reactants. In this reaction, the above given reaction, zinc and sulfuric acid are the reactants. Product, the substances that are formed during the reaction are called products. The simplest way is that all reactants that are used for reaction
to happen, or I say all the substances which are used to take part in reaction, and this is products. The substances that are formed as a part of reaction. एक और एग्जांपल हमने लिया था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. ऐसे एक रोल होता है मैग्नीशियम, उससे लाइक सेलो टेप टाइप होता है, जैसे रिबन होता है ना, रिबन होता है एक तरह का ये. उसकी मैग्नीशियम रिबन ले लो, उसको उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन. एक मैग्नीशियम का रिबन होता है. अभी उसको बर्न कैसे करते हैं ये आई थिंक मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था. सो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, एमजी रिबन, उसके ऊपर एक ना पहले से ही क्लेयर ऑफ MgO की जमी हुई होती है. तो वी फर्स्टली रिमूव दैट लेयर बाय rubbing a sandpaper. Then we burn it. सो जब बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स. मैग्नीशियम, इस केस में रिएक्टेंट क्या है हमारे, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. और प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड. एक और एग्जांपल हमने लिया था रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन इसमें रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट है. इस रिएक्शन को होने के लिए सपोज एक आयरन का खंभा है, उसमें जंग कब लगता है, तो जंग तब लगता है जब बारिश हो और हवा में ऑक्सीजन भी हो. तो ऑक्सीजन और वाटर और आयरन तीनों रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं, आयरन सेकंड या थर्ड ऑक्साइड. अभी हमने जो चीज़ मेन है that during a chemical reaction the chemical changes involved to make older substances to new substances with altogether different identities. आई थिंक इतना हमने समझ लिया था. और हमने ये भी देख लिया था कि केमिकल रिएक्शंस किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं है. अभी इन रिएक्शंस को लाइक आगे बढ़ते हैं कि along लिख सकते हैं एक चीज़, along with, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, along with definition we can also some more characteristics of chemical reactions. Now along with the definition, अभी definition क्या बोलती है, that reactants and products will have different identities. दूसरी, there is a chemical change involved. अभी इनके एडिशन में
मतलब अगर कोई रिएक्शन हो गई तो उसमें केमिकल चेंज होगा ही होगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे ही होंगे. देयर आर 5 other characteristics of reactions. 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और है रिएक्शंस की. नंबर 1, evolution of gas. Evolution of gas. Number 2, formation of precipitates. Number 3, change in color. Number 4, change in temperature. Number 5, change in state. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स are these characteristics are accompanying to the reaction. जब रिएक्शन होगी ऊपर वाली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इनमें से भी कोई कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है. ज़रूरी नहीं है होगी ही होगी, लेकिन देयर आर चांसेस, लाइक देयर आर सम रिएक्शंस विच इवॉल्व अ गैस, जो कोई ना कोई गैस एज अ प्रोडक्ट बनाती है. देयर आर सम रिएक्शन जो किसी सॉलिड को एज प्रोडक्ट बनाती है. देयर आर सम रिएक्शंस जिसमें कलर चेंज होता है. देयर आर सम रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है. एंड देयर आर सम रिएक्शंस जहाँ पे स्टेट्स चेंज हो सकती हैं, या फिर हम बोलेंगे ऐसे तो स्टेट्स ही चेंज होती हैं इसमें. चलो स्टार्टिंग करते हैं अपनी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. अभी हर कैरेक्टरिस्टिक के पहले मैं एक चीज़ लिख देता हूँ जिससे आपको लगे कि सिर्फ यही एक होल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है रिएक्शन की, ऊपर वाली 2 के होनी चाहिए. अगर ये है तो भी हम मान लेते हैं. जैसे कि सम रिएक्शंस आर accompanied by evolution of gas. मतलब कुछ रिएक्शंस में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होती है. अभी इस रिएक्शन को देखते हैं. अभी ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, मिक्सिंग ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड. हाँ, इसमें क्या होता है, दिस गिव्स a product that is zinc sulfate and releases hydrogen gas. अभी अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो जिंक प्लस डाइल्यूटेड
सल्फ्यूरिक एसिड to give zinc sulfate plus hydrogen गैस। अगर हम ऊपर जाएं, आपको ये रिएक्शन मैंने पहले भी एक बार लिखवा रखी है इसमें, हाँ सेम ही रिएक्शन है। नाउ अगर मैं देखूं तो ये हमारे क्या हैं, दीज आर रिएक्टेंट्स, ये हमारे क्या हैं, दीज आर प्रोडक्ट्स। लेकिन 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 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, ये क्या चीज है प्रोडक्ट में, गैस एज अ प्रोडक्ट, gas as a product. What does this mean? This means that in this reaction, evolution of gas is happening. In this reaction, evolution of gas is happening. अभी अगर किसी को कंफ्यूजन है कि इवोल्यूशन क्या होता है, तो इवोल्यूशन मतलब गैस बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है गैस, लाइक इट इज़ अ प्रोडक्ट। हमने दो चीज़ों को मिक्स करा, जिसमें से हमें रिएक्शन हो गई और दो प्रोडक्ट्स मिले। इसमें एक चीज़ उड़ रही है बाहर को, इवॉल्व हो रही है। गैस को हम कंटेनर में रोक थोड़ा सकेंगे, गैस तो बाहर निकल जाएगी, उड़ जाएगी, तो दैट इज हाइड्रोजन गैस। एक और रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग। अभी जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो वी गेट कैल्शियम ऑक्साइड and carbon dioxide, and this is a gas again। अगर मैं इसको लिखूं कैल्शियम कार्बोनेट, को मैं हीट करूं, चलो आज तुम्हें हीट का साइन बताते हैं। हीट का साइन इज लाइक दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ साइन ऑफ हीट। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, तो दिस इज EOG, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। आई थिंक दो एग्जांपल्स इनफ हैं समझाने के लिए। देख लेते हैं इसमें भी, ये जो हैं ये हमारे रिएक्टेंट महाशय हैं और ये दोनों जो हैं ये प्रोडक्ट हैं, ये दोनों प्रोडक्ट हैं। आपने क्या करना है,
अगर ये रिएक्शन कभी करनी हो तो एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, नीचे एक बंसन बर्नर रखना है, बंसन बर्नर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। ये केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का। जब आप इसको हीट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी after some time you will see that ये जो अंदर मटेरियल बचा, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CaO। अभी इसका केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से बहुत डिफरेंट होती हैं। तो केमिकल चेंज तो हुआ है, सिर्फ हीटिंग से ही केमिकल चेंज हो गया है, और इनका एटॉमिक अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। और दूसरी चीज़ जो आप देखोगे, जो देख नहीं पाओगे एक्चुअली में, कि यहाँ से CO2 गैस एस्केप कर रही है। नाउ if you burn a matchstick, if you burn a matchstick here, then you can justify that this reaction is happening. How? Because जब CO2 निकल रही है यहाँ से, तो वो बर्निंग को बंद कर देगी। क्या कर देगी? बंद कर देगी। It's a wholesale property that for burning you require oxygen, but at the same time you don't need CO2. Why? Because CO2 is a fire extinguisher. ये जो गैस है इसकी फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज हैं, इसकी फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज हैं। चलो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। दो एग्जांपल्स काफ़ी आए थे इसके लिए। द सेकंड एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ precipitate. Now, फॉर्मेशन ऑफ precipitate। एक रिएक्शन हमने देखी जिसमें गैस इवॉल्व हो रही है, मतलब ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसमें डेफिनेशन में पढ़ रखी हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें गैस इवॉल्व होती है। उसमें हमने दो एग्जांपल देखी हैं, एक जिंक ग्रेन्यूल वाली और एक कैल्शियम कार्बोनेट वाली। अभी वैसे ही कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ गया है और वो सॉलिड सब्सटेंस उस सॉल्यूशन में घुल भी नहीं रहा है। लाइक हम बोलते हैं, सबसे पहले तो वो लाइन लिख लेते हैं, सम रिएक्शंस आर characterized, sorry, not characterized but accompanied by the formation of precipitates.
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। नो, अभी कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज प्रेसिपिटेट्स, फिर ही बता पाऊंगा क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। स्पेलिंग गलत हो गई यार, पिटेट। नाउ प्रेसिपिटेट क्या होता है? सो इट इज ए insoluble solid substance, solid substance that forms during reaction and separates out। प्रेसिपिटेट एक ऐसी चीज़ है कि सपोज आपने दो लिक्विड सॉल्यूशंस या एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करा, उन दोनों के मिक्सिंग में जब रिएक्शन हुई तो दो सब्सटेंसेस बने। एक सब्सटेंस जो लिक्विड ही था, जो सॉल्युबल था, दूसरा सब्सटेंस उसमें दिखेगा आपको कि वाइट वाइट या येलो येलो या ग्रीन ग्रीन या ब्लू ब्लू या किसी भी कलर का एक सॉलिड सब्सटेंस और इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉलिड एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस सोल्यूशन में पड़ा हुआ है। आप उसको घोलना चाहोगे वो घुलेगा नहीं, बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। तो इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। अभी प्रेसिपिटेट्स जो हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। अभी इसमें ये इनसॉल्युबल एक रिलेटिव टर्म है, आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम, sorry not barium, barium not barium, it's lead nitrate, lead nitrate, पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। इसमें जब रिएक्शन होती है तो पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट जो है, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है, अभी ये दोनों एक्वस हैं, एक्वस इन द सेंस सॉल्युबल है, पानी जैसे दिखने वाले सब्सटेंस। चीनी को पानी में बोलो दैट इज एन एक्वा सोल्यूशन। सो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन है दोनों का। लेकिन जब इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनके। पहला प्रोडक्ट होता है लेड आयोडाइड and the second product is potassium nitrate. Now this lead iodide, this is the main culprit here. ये सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल होता है। दैट मीन्स इसको हम बोलते हैं ये हमारा प्रेसिपिटेट होता है, और ये येलो कलर का होता है। आप देखोगे एक येलो मतलब कलरलेस सॉल्यूशन, दूसरा कलरलेस सॉल्यूशन, when दोनों को मिक्स करा एक तीसरी टेस्ट ट्यूब में, तो दो कलरलेस सॉल्यूशन से तो दो कलरलेस सॉल्यूशन ही बनना चाहिए था, और सॉल्यूशन तो कलरलेस ही बना अभी भी, लेकिन नीचे येलो कलर के सॉलिड पार्टिकल्स बैठ गए। दीज वर लेड आयोडाइड, दीज वर लेड आयोडाइड। और ये जो क्लियर सॉल्यूशन मिला हमें, दिस इज पोटेशियम
नाइट्रेट। दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। अभी हमने ऊपर, अभी थोड़ा इधर ही डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा बेसिक से ही चलाते हैं। ये क्या है हमारे रिएक्टेंट्स, ये क्या है हमारे प्रोडक्ट्स, ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बना। अभी ये इनसॉल्युबल एक रिलेटिव टर्म है, जिसका मतलब है कि ये हो सकता है कि किसी और सोल्यूशन में ये सॉल्युबल होता, लेकिन पोटेशियम नाइट्रेट के सोल्यूशन में ये इनसॉल्युबल था। तो इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म कि ये हमेशा ही इनसॉल्युबल रहेगा। नॉट अबाउट लेड नाइट्रेट बट ऑल द प्रेसिपिटेट्स, कि जो प्रेसिपिटेट बनते हैं कई बार क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट्स किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में ही इनसॉल्युबल होते हैं। तो जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे केमिस्ट्री में आगे, यू विल लर्न। अभी तो आपको ये भी नहीं समझ आ रहा है लेड नाइट्रेट क्या बोल रहा है कोई, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है। तो आपने इनके सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, इनके फॉर्मूलाज से जब इक्वेशंस बनेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अभी के लिए तो चलो इतना ही करते हैं आज। एक रिएक्शन प्रेसिपिटेट्स की कुछ ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस भी बन जाते हैं। बाकी देखते हैं आगे, और भी रिएक्शंस करेंगे इसकी। देयर आर अदर रिएक्शंस आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच।